नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के लिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, उसके आधार पे उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज की। दोस्तों, आज के इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पहले एपिसोड में हम लोग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है दोस्तों। तो इसीलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आर्कियोलॉजी के पेपर सेट के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट के हैं दोस्तों। इसीलिए हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है लूसी द बिगिनिंग्स ऑफ ह्यूमन काइंड। पुस्तक के लेखक कौन है? इट मीन्स हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लूसी द बिगिनिंग्स ऑफ ह्यूमन काइंड। दोस्तों, ये जो बुक है ये लिखी गई है डोनाल्ड जॉनसन दोस्तों। जी हाँ, डोनाल्ड जॉनसन के द्वारा दोस्तों ये जो बुक है ये लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। ये जो डोनाल्ड जॉनसन है ये फाउंडर भी हैं। आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस का नाम दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के टू टाइप्स होते हैं, एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस होता है दोस्तों और एक होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस दो सब टाइप होते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। तो इसमें जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस होता है दोस्तों, इसे डिस्कवर किया था दोस्तों इन्हीं डोनाल्ड जॉनसन ने। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चंस भी दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तो वहीं दोस्तों, यदि हम बात करें कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस किसने दोस्तों खोजा, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस की खोज की थी रेमंड डार्ट ने। तो ये भी चीज़ें ऐसे आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में पहले पूरा पाषाण युग के उपकरण की खोज स्थल कौन सा है? अर्थात दोस्तों, भारत में वह कौन सा ऐसा पैलियोलिथिकल साइट दोस्तों जहां से हमको पहला पूरा पाषाण का उपकरण देखने को मिलता है, वो स्थल कौन सा है? दोस्तों, जो फर्स्ट पैलियोलिथिकल एविडेंस मिलता है, टूल्स मिलता है दोस्तों, इसे प्राप्त किया गया था पल्लवरम से। कहाँ से दोस्तों प्राप्त किया गया था? पल्लवरम से प्राप्त किया गया था दोस्तों। इसे प्राप्त किया था रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने, जो कि दोस्तों भारतीय प्रागैतिहास के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री दोस्तों। तो ऐसी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, नॉलेज में रखनी पड़ेंगी। उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उनको भी दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। अगला पॉइंट दोस्तों कि उपकरण बनाने वाला प्रथम मानव कौन सा था दोस्तों? अर्थात हु इज द फर्स्ट ह्यूमन स्पीसीज हु मेड देयर वेपन्स, हु मेड देयर टूल्स दोस्तों। तो ऐसा मानव जिसने सबसे पहले उपकरण बनाए, पत्थर के औजार बनाए दोस्तों, वह मानव माना जाता है होमो हैबिलस। दोस्तों, होमो ग्रुप में दोस्तों जो होमो हैबिलस है, इसने पेबल्स के पत्थर के गोल टुकड़ों को दोस्तों पेबल्स बोलते हैं। पेबल्स के माध्यम से इन्हें टूल्स का आविष्कार किया, पत्थरों के औजार बनाए दोस्तों। और उन मानव की श्रेणी में दोस्तों जो होमो हैबिलस है, यह क्या दोस्तों उपकरण बनाने वाले प्रथम मानव के रूप में जाना जाता है। साथ में दोस्तों होमो हैबिलस को ऐसा क्यों कहते हैं, किस आधार पर कहते हैं दोस्तों? तो इसके जो हाथ की बनावट है और जो अंगूठे की दोस्तों बनावट है, उसके आधार पर ऐसा माना जाता है कि इसका जो दोस्तों बनावट है हाथ का, उसके आधार पर किसने टूल का निर्माण किया होगा। और इसी आधार पर दोस्तों होमो हैबिलस को उपकरण बनाने वाले प्रथम मानव के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अगला दोस्तों कि सबसे प्राचीन मानव समाधान किससे संबंधित है? अर्थात कि वह कौन सा मानव दोस्तों जिसने सबसे पहले मानव समाधान को शुरू किया था? तो दोस्तों, जो मानव समाधान शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था निएंडरथल मानव के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? निएंडरथल मानव जो था दोस्तों, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। कई सारे ह्यूमन स्पीसीज हैं जिसमें निएंडरथल है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, होमो हैबिलस है, होमो इरेक्टस है, आपकी होमो सेपियंस है। इस समय जो हम आपका स्पीसीज है वो जाना जाता है होमो सेपियंस। तो कई सारे स्पीसीज दोस्तों, और उन्हीं में से एक है निएंडरथल। और निएंडरथल ने दोस्तों क्या किया था कि पहली बार दफनाने की, मानव को दफनाने की, अपने पूर्वजों की दफनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। और मानव जो समाधान सबसे प्राचीन संबंधित दोस्तों, यह इसी निएंडरथल से संबंधित है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि टोंग बालक जो है दोस्तों, इसका अश्मीभूत अस्थि की पहचान कहाँ से की, किसने की दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा,
टोंग बालक की दोस्तों ये जो जीवाश्म है, फॉसिल्स है, इसे प्राप्त किया था रेमंड डार्ट ने। किसे प्राप्त किया दोस्तों? रेमंड डार्ट ने। दोस्तों हमने पहले ही क्वेश्चन में इसका जिक्र भी किया था कि दोस्तों जो रेमंड डार्ट हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस का फॉसिल इन्हें प्राप्त हुआ दोस्तों, जो कि वास्तव में वो एक बालक का जबड़ा था जिसे हम लोग टोंग बालक के नाम से भी जानते दोस्तों। तो ये ह्यूमन फॉसिल्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस का था और इसकी पहचान की थी रेमंड डार्ट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं पर दोस्तों बिलियर्ड लिब्बी, एफ बिलियर्ड लिब्बी ने दोस्तों क्या किया था? रेडियो कार्बन विधि की प्रारंभ की थी। क्वेश्चन ये है कि कब प्रारंभ किया गया था ये कार्बन विधि? तो दोस्तों 1952 में, 1952 में जो कार्बन विधि है दोस्तों इसे प्रारंभ किया गया था। कब? 1952 में। किसने प्रारंभ किया था? एफ बिलियर्ड लिब्बी ने प्रारंभ किया था। कौन सा मेथोडोलॉजी दोस्तों? तो कार्बन डेटिंग दोस्तों। आर्कियोलॉजी में दोस्तों डेटिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डेट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की। कोई जो एविडेंस है दोस्तों कितना पुराना है, कितनी इसकी प्राचीनता है, इसके लिए अलग अलग डेटिंग मेथोडोलॉजी है। एज लाइक फ्लोरीन मेथोडोलॉजी है, फ्लोरीन टेस्टिंग जिसमें विधि कहते हैं, आपकी थर्मोल्यूमिनेसिस विधि है, पोटेशियम ऑर्गेनिक विधि है दोस्तों। उसके अलावा आपका जो कार्बन डेटिंग है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, तो कई सारे मेथोडोलॉजी है दोस्तों। उन्हीं में से एक है आपका रेडियो कार्बन विधि, जो कि आपके C14 डेटिंग के आधार पर दोस्तों ये पाया जाता है और इसकी खोज की थी एफ बिलियर्ड लिब्बी दोस्तों, और ये शुरू हुआ था 1952 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट जो है दोस्तों कि निम्न पूरा पाषाण काल, जिसे हम लोग लोअर पैलेलिथिक बोलते हैं दोस्तों, से लेके मध्य पाषाण काल अर्थात मेसोलिथिक पीरियड तक का सांस्कृतिक क्रम कहाँ से प्राप्त हुआ है? दोस्तों जो ये लोअर पैलेलिथिक से मेसोलिथिक का एक अनुक्रम कह लें, कल्चरल सिग्निफिकेंस कह लें दोस्तों, जो सांस्कृतिक अनुक्रम हमें प्राप्त हुआ है, ये हमें सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है बेलन वैली से, बेलन घाटी से। तो जो 4 ऑप्शन थे दोस्तों उनमें से जो बेलन घाटी है, यहाँ से दोस्तों हमको सबसे अच्छा जो लोअर पैलेलिथिक टू मिडिल मेसोलिथिक पीरियड के बीच का जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, कल्चरल डिपॉजिट है दोस्तों, वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। कहाँ पे? बेलन घाटी में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज़ें दोस्तों ध्यान में कि निम्न पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल के बीच में सांस्कृतिक अनुक्रम हमने बता ही दिया, वो आपको बेलन घाटी से मिल रहा है। अगला पॉइंट दोस्तों कि ब्यूरिन किस काल के प्रतीक हैं? जो ब्यूरिन दोस्तों टूल्स हैं, कई प्रकार के टूल्स हैं, आप लोगों को जानते होंगे आप सभी लोग, जैसे चॉपर चॉपिंग है, हैंडेक्स है, क्लीवर है, ब्यूरिन है, ब्लेड है, तो कई सारे टाइप्स होते हैं टूल्स के, उनमें से दोस्तों उन्हीं में से एक है आपका ब्यूरिन। तो दोस्तों हर एक टूल किसी न किसी एक टाइम पीरियड को, किसी न किसी एक कल्चरल सिग्निफिकेंस को शो करता है, दर्शाता है। जैसे चॉपर चॉपिंग अलग होंगे, आपके ओल्डुआ जो आप कॉफुआ है, ओल्डुआ टूल्स हैं, तो अलग अलग प्रकार के टूल्स पाए जाते हैं। हैंडेक्स क्लीवर का अलग अपना टाइम ब्रैकेट मिलेगा आपको, उसके अलावा ब्लेड के देखेंगे तो वो अलग मिलेंगे, माइक्रोलिथ के यूज़ देखेंगे तो आपको अलग टाइम ब्रैकेट में मिलेगा। तो हर एक टूल्स अलग अलग कल्चरल सिग्निफिकेंस में, अलग अलग टाइम ब्रैकेट में उनका यूज़ किया गया है। तो एज लाइक दैट दोस्तों जो ये ब्यूरिन है, ये यूज़ किए गए आपके उत्तर पूरा पाषाण काल में, लेटर पैलियोलिथिक पीरियड में। दोस्तों जो उत्तर पूरा पाषाण काल कह लें या फिर उसको हम लोग कह लें अपर पैलियोलिथिक पीरियड दोस्तों, उसमें हमको ब्यूरिन का प्रयोग इस काल में एज अ टूल हमको दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला है दोस्तों कि जो लास्ट ग्लेशियल पीरियड था, जिसको हम लोग लास्ट आइस एज के रूप में भी कह लें, अंतिम हिमयुग कह लें दोस्तों, इसकी इपिक टाइम पीरियड या फिर पराकाष्ठा का समय क्या था? तो जो अंतिम आइस एज है दोस्तों, लास्ट आइस एज है, इसकी हिमयुग की पराकाष्ठा का समय 18,000 वर्ष पूर्व था, 18,000 BCE था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट दोस्तों कि जो ये मध्य पाषाण युग के मानव के जो समाधान पाए गए हैं, यह कहाँ से पाए गए हैं? तो जो ऑप्शन में दोस्तों, उन ऑप्शंस में से जो आदमगढ़ है, आदमगढ़ में दोस्तों पशुबाड़े का प्रमाण भी मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो आदमगढ़ दोस्तों, पहली बात तो ये कभी कोई पूछ लेता है कि ये कौन से कल्चरल सिग्निफिकेंस में आता है, तो मेसोलिथिक पीरियड का दोस्तों आदमगढ़ ये कल्चरल साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों। यहाँ से मध्य पाषाण युग के मेसोलिथिक पीरियड के दोस्तों जो ह्यूमन बरियल्स हैं, मानव समाधान है दोस्तों, इनकी प्राप्ति की गई। कहाँ से? आदमगढ़ से। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों कि कोट दीजी का उत्खनन करता कौन है? हु इज़ द एक्सकेवेटर ऑफ कोट दीजी? तो दोस्तों हमने पहले ही एक अलग से वीडियो सेगमेंट में हम लोगों ने लगभग 200 प्लस जो आर्कियोलॉजिकल साइट हैं, पुरातात्विक स्थल हैं, उनके उत्खननकर्ता एवं उनके नाम बहुत ही कम समय में क्विक रिवीजन के मेथड से दोस्तों हम लोगों ने उसे सॉल्व किया है, जाना है।
हो सकती है कि एक आध दो चीज़ें वहाँ पे हमने बाई मिस्टेक हमसे गलती हो गई हो, उसे आप लोग मैच करा लीजिएगा, सही करा लीजिएगा। मैक्सिमम चीज़ें आपको वहाँ पे दे दी गई, तो आप वहाँ से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। वहाँ पे भी हमने बताया था कि जो कोट दीजिए दोस्तों, इसका उत्खनन किया था F.A. खान ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कोट दीजिए का उत्खनन F.A. खान ने। अगला है दोस्तों कि भारत के जो पालतू गाय बैल हैं इनका नाम क्या है। देखिए दोस्तों, हर कॉन्टिनेंट में जो उनके स्पीसीज पाए जाते हैं एनिमल के, उनके अपनी अपनी वैरायटी होती हैं, अपनी अपनी उनकी नस्लें होती हैं, जिनके आधार पे उनके जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों उनके अलग अलग होते हैं। तो इंडियन कॉन्टिनेंट में दोस्तों जो बैल या फिर गाय पाए जाते हैं, उनके दोस्तों जो साइंटिफिक नेम यूज़ किया जाता है, वैज्ञानिक नाम यूज़ किया जाता है दोस्तों, वो यूज़ किया जाता है बॉस इंडिकस। क्या यूज़ किया जाता है दोस्तों? बॉस इंडिकस। किसके लिए यूज़ होता है? गाय बैल के। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बॉस एलिफस यूज़ किया जाता है भारतीय हाथियों के लिए। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें दोस्तों जो आपको रिमाइंड करनी होंगी, याद करनी होंगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के लेखक हैं आपके स्टुअर्ट पिगट। कौन है दोस्तों? स्टुअर्ट पिगट है दोस्तों, जिन्होंने प्री हिस्टोरिक इंडिया बुक को लिखा है। अब देखिए, जैसे ही स्टुअर्ट पिगट का नाम आया, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा कालीन या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिसे हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के नाम से जानते हैं दोस्तों, इन्होंने इसे ट्विन कैपिटल के नाम से कहकर संबोधित किया था, जुड़वा राजधानी संबोधित किया था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो पूछ सकता है ये भी एग्जाम में कि किस व्यक्ति ने, किस विद्वान ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु की जुड़वा राजधानी के रूप में कहा था, स्थापित किया था, किसका कथन है? तो स्टुअर्ट पिगट का है, जिसने प्री हिस्टोरिक इंडिया बुक भी लिखी है। अगला जो पॉइंट दोस्तों कि भारत में उगाए गए धान के, मतलब राइस के प्राचीनतम अवशेष हमको कहाँ से मिलते हैं। तो भारत में उगाए गए जो धान के प्राचीनतम अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, ये हमें हुए हैं कोल्डिहवा से। कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? कोल्डिहवा से हमें भारत में प्राचीनतम साक्ष्य धान के उगाए जाने के प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन है दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि वर्तमान समय में जो कोल्डिहवा पुरास्थल है यह कहाँ पे स्थित है। ध्यान रखिएगा, कोल्डिहवा पुरास्थल कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वैशाली का उत्खनन किसने किया था। जब मैं सेशन ले रहा था आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड एक्सकवेटर का, पुरातात्विक स्थल एवं उनके उत्खननकर्ताओं का, तो मैंने वहाँ पे भी क्लियर किया था सिन्हा के कन्फ्यूज़न वाली जो चीज़ें थी। तो जैसे बीपी सिन्हा है दोस्तों, तो इन्होंने उत्खनन किया है वैशाली का। वैशाली लगभग बी आ रहा है, तो आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे, उन्होंने वैशाली का उत्खनन किया है बीपी सिन्हा ने। और यदि श्रावस्ती है तो इसका उत्खनन किया है के सिन्हा ने। तो सिन्हा दोनों टाइटल सेम है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अधिकतर लोग कि श्रावस्ती का किसने किया, वैशाली किसने किया। तो वैशाली इज एक्सकेवेटेड बाय बीपी सिन्हा, वाइल देयर इज श्रावस्ती एंड इट इज एक्सकेवेटेड बाय के सिन्हा। तो सो डोंट कंफ्यूज, जस्ट फोकस दिस एंड मेमोराइज इट। वैशाली बीपी सिन्हा, श्रावस्ती के सिन्हा। वैशाली बी, और हालांकि वी से शुरू होगा, वी से, लेकिन आप एज अ रिमेंबर करने के लिए वैशाली को बी से कनेक्ट कर लीजिए, आप आसानी से याद कर पाएंगे। बीपी सिन्हा, श्रावस्ती का के सिन्हा। अगला है दोस्तों कि मेहरगढ़ जो है, हालांकि भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमको मेहरगढ़ से देखने को मिलते हैं। ये 7000 ईसा पूर्व के आसपास, 7वीं ईसा पूर्व जो है उसमें हमको देखने को मिलता है। तो प्रश्न ये है यहाँ पे कि जो मेहरगढ़ है किस नदी के किनारे स्थित है। तो मेहरगढ़ से संबंधित जो नदी है दोस्तों वह है बोलन नदी। बेलन मत रखिएगा, याद कर लीजिएगा, बोलन नदी। बोलन नदी किनारे दोस्तों जो आपका प्रसिद्ध मेहरगढ़ स्थित है, उसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों ने ये जाना होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों, जिसको हम लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता के नाम से कई सारे नामों से जानते हैं। प्रश्न ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आप सभी जानते हैं कि इसकी लिपि को, इसके स्क्रिप्ट को अभी तक डिसाइफर अर्थात पढ़ा नहीं जा चुका है। लेकिन कुछ एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को पढ़ने का काम किया। तो उन्हीं में से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आस्को परपोला ने किस लिपि के ऊपर काम करने के लिए वो प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों आस्को परपेला उन दोनों में विद्वानों में से एक हैं जिन्होंने दोस्तों सिंधु सिविलाइजेशन कह लें, इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लें, उसकी जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ने का काम किया। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्कॉलर हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने इनकी इस बात को, उनकी इस डिसाइफरमेंट को, उन्होंने जो
इसको उद्वाचन करने का काम किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी काम करने का तो श्रेय है कि लिपि को ऊपर जो काम किया है दोस्तों, उसके लिए कौन प्रसिद्ध है? आस्को परपोला। तो आस्को परपोला किस स्क्रिप्ट को डिसाइफरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को। ध्यान रखिएगा। अलग अलग एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसकी अपनी एक अलग स्क्रिप्ट है, वैसे ही मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट है। तो मेसोपोटामियन जो स्क्रिप्ट है दोस्तों, इसको हम लोग किस वर्ड से, किस नाम से जानते हैं, आपको ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। दूसरी चीज़ कि भाई देखिए, एक बात समझिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हिस्ट्री के पार्ट में फॉल करता है, वो पार्ट फॉल करता है एज ए प्रोटो हिस्ट्री। हमारी जो हिस्ट्री है वो 3 भाग में डिवाइडेड है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। सिंपली हम डिवाइड करें तो प्री हिस्ट्री वह पार्ट है जहाँ पे हमको रिटेन एविडेंस नहीं मिलते हैं, हमको बेस्ड होना पड़ता है ओनली एंड ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे। अब प्रोटो हिस्ट्री वो पार्ट है हिस्ट्री का जहाँ पे रिटन एविडेंस मिले हैं बट येट नॉट डिसाइफर्ड, मतलब रिटन एविडेंस, लिखे गए प्रमाण हमको मिले हैं, लिखित प्रमाण मिले हैं, लेकिन लिखित प्रमाणों को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है कि आखिर वो लिखा क्या गया है। तो दैट्स पार्ट ऑफ द हिस्ट्री इज नोन एज प्रोटो हिस्ट्री। एंड व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्टोरिकल पीरियड, तो जहाँ पर हमको रिटन एविडेंस मिले भी हैं और हमने उसे पढ़ा भी है, बट इंडस सिविलाइजेशन इज एज अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री बिकॉज इसके स्क्रिप्ट को हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, और इसको पढ़ने की कोशिश कौन कर रहा है? आस्को परपोला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थर्मोल्यूमिनेंसिस पद्धति का तिथि निर्धारण का उपयोग किस में करते हैं? तो सबसे पहली बात कि आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी और हिंदी शब्द दोनों आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हिंदी में भी थर्मोल्यूमिनेंसिस पूछा है, और वास्तव में इसका जो हिंदी शब्द होता है वो होता है उष्मादीप्ति। आप लोगों ने नाम सुना होगा उष्मादीप्ति। तो उष्मादीप्ति पद्धति कह लें या फिर थर्मोल्यूमिनेंसिस पद्धति कह लें, इसका उपयोग किस वस्तु के तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो भैया ये यूज़ किया जाता है पॉटरी के डेटिंग के लिए, मृद भांडों के, मृद पात्रों के डेटिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है वो कौन सी डेटिंग यूज़ की जाती है? थर्मोल्यूमिनेंसिस डेटिंग या फिर कह लें उष्मादीप्तीय पद्धति। तो यही क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है, जस्ट उल्टा कर देगा कि मृद भांडों की डेटिंग या तिथि ज्ञात करने के लिए किस तिथि विधि का उपयोग किया जाता है। तो यही जस्ट उत्तर हो जाएगा इसका, थर्मोल्यूमिनेंसिस मेथड या फिर उष्मादीप्ति विधि। अगला क्वेश्चन है कि भाई फिशन ट्रैक पद्धति जो है, इसका उपयोग, इस विधि का निर्माण किसके लिए होता है? तो हमको जो ज्वालामुखी के एसेस मिलते हैं, वॉल्केनिक एसेस मिलते हैं, ज्वालामुखी की जो राख मिलती है दोस्तों, उस रॉक की डिपॉजिट में से जो राख का हम लोग डेटिंग करते हैं वो करते हैं हम लोग फिशन ट्रैक पद्धति से, फिशन ट्रैक मेथडोलॉजी से। तो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। पॉटरी के लिए हम लोग थर्मोल्यूमिनेंसिस मेथड पे जा रहे हैं। वॉल्केनिक एस जो है, ज्वालामुखी राख जो है दोस्तों, उसके लिए हम लोग फिशन ट्रैक मेथडोलॉजी अपना रहे हैं। तो कई सारे हैं जो कि अलग अलग यूज़ में आते हैं। जैसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, तो यदि वृक्षों की, वृक्ष कितना प्राचीन है तो हम उसका अध्ययन किससे करेंगे? तो वृक्ष वलय के आधार पे करते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के आधार पे करते हैं। यदि किसी की हड्डी मिल गई तो हड्डी की डेटिंग कैसे होगी? तो वहाँ पे फ्लोरीन मेथड आता है, फ्लोरीन पद्धति, फ्लोरीन परीक्षण पद्धति आती है, जिससे हम किसी हड्डी की तिथि को ज्ञात करते हैं। यदि कोई जला हुआ हमको अनाज मिल गया, अनाज का टुकड़ा मिल गया, तो वहाँ पे हम कार्बन डेटिंग करेंगे। तो हर एक एविडेंसेस के उसके जो सब्सटेंस है उसके आधार पे उसकी डेटिंग की जाती है। धातु है तो अलग होगा, वॉल्केनिक ऐस है तो अलग होगा, मृदभांड है या पका हुआ कोई चीज़ है जिसे आग में पकाया गया है वो थर्मोल्यूमिनेंसिस होगा, हड्डी का कोई भाग है वो फ्लोरीन मेथडोलॉजी होगा। तो हर एक चीज़ को अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जब हम अलग से सेशन लेंगे कि डेटिंग इन आर्कियोलॉजी को लेके, तो एब्सोल्यूट डेटिंग क्या है, बाकी चीज़ें क्या है, हम उसको कवर करेंगे। तो उन चीज़ों को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। खैर आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देख भाई, यदि आपको इतनी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जा रही हैं तो वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है, आपके काम के लिए, तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिएगा ही करिएगा, लेकिन साथ में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आर्कियोलॉजी की नेट, यूजीसी नेट के लिए दोस्तों बहुत ही लिमिटेड चैनल हैं, शायद यूट्यूब पे ना के बराबर आपको मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए बाईलिंगुअल कोशिश करता हूँ कि दोनों लोगों का काम हो जाए, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बोथ का। तो उससे यदि आपको हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिए दोस्तों।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट्स की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जो शुंग मृण मूर्तियाँ हैं, शुंग टेराकोटा हैं, ये कौन सी मेथड से बनाई गई हैं। दोस्तों किसी भी टेराकोटा के निर्माण की दो इम्पॉर्टेंट मेथडोलॉजी है उनको बनाने की। एक सिंगल मोल्डेड टेक्नोलॉजी है, एक डबल मोल्डेड टेक्नोलॉजी। मतलब एक सांचा से यदि कोई मूर्ति बन रही है एक सांचे में ढाल के, तो उसको एक सांचा विधि कहते हैं। सिंगल मोल्डेड उसको बोलते हैं, सिंगल मोल्डेड टेराकोटा। वहीं पर यदि दो सांचे के माध्यम से कोई टेराकोटा का निर्माण किया जा रहा है तो उसको डबल मोल्डेड बोलते हैं। तो जो शुंग मृण मूर्तियां हैं, जो शुंग टेराकोटा है, इसकी खासियत है, इसके फीचर है इंपॉर्टेंट ये कि भाई ये एक सांचे के द्वारा इनका निर्माण किया गया। सिंगल मोल्डेड ये जो हमको मूर्तियां मिलती हैं, मतलब एक तरफ मूर्ति की आकृति छपी होगी, दूसरी तरफ इनका जो भाग होगा वो सपाट होगा, ये सिंगल मोल्डेड होती है। जो डबल मोल्डेड है उनका दोनों तरफ आपको आकृति देखने को मिलेगी, दोनों तरफ उनकी आकृति होती है, वो डबल मोल्डेड होते हैं। दोनों सांचों से मिलकर उनका निर्माण होता है, जिसमें आगे का भाग भी उभरा हुआ होगा, आपके सभी चीज़ें दिखाई देंगी, पीछे का भाग भी आपको उसमें स्पष्टता दिखाई देगा, वो सपाट नहीं होगा, तो वो डबल मोल्डेड है। तो जो शुंग मृण मूर्तियों की खासियत है वो ये है कि ये सिंगल मोल्डेड होंगी, एक सांचे से इसका निर्माण किया गया होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि धर्म चक्र मुद्रा में सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस युग की है। देखिए भाई, भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्राएं हैं, जैसे भूमि स्पर्श मुद्रा है, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है। तो कई सारी मुद्राएं हैं दोस्तों जो कि भगवान बुद्ध ने अपने समयाकाल के दौरान क्या किए थे, स्थापित किए थे। तो उनकी मूर्तियों के निर्माण भी उन्हीं अलग अलग मुद्राओं में बने हुए हैं। जैसे उनके हर एक कार्यों के लिए अलग अलग नाम भी है, कुछ इंपॉर्टेंट कार्य के लिए, जैसे जन्म के लिए अलग नाम है, जब घर उन्होंने गृह त्याग किया उसके लिए अलग नाम है जिसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे निर्वाण कहते हैं, जब उनकी मृत्यु हुई उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, वहीं पर जब उन्होंने पहला उपदेश दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें अलग अलग नाम है जो कि आपको ये सिंपल सी चीज़ें हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं आर्कियोलॉजी के तो आपको ये सभी चीज़ें आराम से आती होंगी, नो डाउट। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो धर्म चक्र मुद्रा है, अर्थात उपदेश देते हुए मुद्रा में जो सारनाथ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है, ये किस युग की है, किस कालखंड की है, तो ये है आपके गुप्त काल की। ध्यान रखिएगा, सारनाथ में धर्म चक्र मुद्रा में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है, स्कल्पचर मिला है, ये मिला है आपकी गुप्त काल का। अगला क्वेश्चन है भाई, आप लोगों ने जो है कि शुतुरमुर्ग के से संबंधित जो भी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की गई उनके प्रमाण मिले हैं वो अलग अलग जगहों से मिले, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उस अंडे के छिलके पर मनके बनाए गए हैं, मनके की प्राप्ति हुई है। अंडे से बने हुए जो मनके हैं जिसको हम लोग बीड्स बोलते हैं, उनकी प्राप्ति हुई है। तो ये कहाँ से मेजर प्राप्ति हुई है, जो कि इम्पॉर्टेंट साइट है वो है दोस्तों पाटने से। कहाँ से? पाटने एक आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों, जहाँ से क्या किया गया है, आपके इनका निर्माण किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब देखिए, ये जो शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच एग वाला मामला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो जब हम अलग से एक एक एविडेंसेस के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पे इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे कि शुतुरमुर्ग के अंडे के मनके कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो वो प्राप्त हुए आपके पाटने से, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा कालीन आभूषणों का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों हाल ही में जो हड़प्पन ऑर्नामेंट्स मिले हैं, इसका जो सबसे बड़ा संग्रहालय मिला है, जो दोस्तों ये प्राप्त हुआ है हमको हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट मंडी से। कहाँ से मिला दोस्तों? मंडी से। ध्यान रखिएगा, ये रिसेंट डिस्कवरीज में आता है, तो इसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मंडी किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा कालीन मंडी पुरास्थल क्यों प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है हड़प्पा कालीन आभूषणों के संग्रहालय के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाए, चाहे वो तर्क एवं व्याख्या के माध्यम से पूछा जाए, मैचिंग के लिए पूछा जाए, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछे। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उस क्वेश्चन के पीछे का, तो आप हर एक क्वेश्चन को नो डाउट सीधा सीधा करके चले आएंगे। तो आपको ऐसे पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कि अजंता जो केव है, अजंता गुफा है, विश्व प्रसिद्ध गुफा है दोस्तों। इसकी गुफा नंबर 9 और गुफा संख्या 10 की गुफाओं में जो चित्र मिले हैं, जो पेंटिंग्स मिले हैं, वो किस काल की हैं? आपको भी पता होगा दोस्तों कि जो अजंता के पेंटिंग्स हैं ये किसी एक विशेष काल में नहीं बनाई गई, इनको अलग अलग कालों में चित्रित किया गया है। इनकी पेंटिंग्स हमको अलग अलग कालों में देखने को मिलती हैं। तो उसी में से जो गुफा नंबर 9 है अजंता की, और जो गुफा नंबर 10 है, केव नंबर 9 एंड केव नंबर 10, ये जो है दोस्तों, इसके जो पेंटिंग्स हैं वो आपके दर्शाते हैं चालुक्य टाइम ब्रैकेट को। किस काल के दर्शाते हैं दोस्तों? चालुक्य काल के। वहीं पर अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि जो महायान पंथ है, ये कौन, महायान पंथ की जो पत्थर में काटी हुई गुफाएं हैं, यह कहाँ से प्राप्त की गई हैं? राज्य का नाम है। ऑप्शन आपके 4 हैं, उसमें से जो सही होगा ऑप्शन वो होगा राज्य। देखिए दोस्तों, महायान की बात की जा रही है तो आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म जब 2 अलग अलग भागों में बटा तो वो हीनयान और महायान में बटा दोस्तों। किन किन भागों में बटा? हीनयान और महायान में बटा। तो जो पारंपरिक पहले से प्राचीन बौद्ध धर्म चला रहा था वो हीनयान का रूप माना जाता है, वो हीनयान में रहा। और जो बौद्ध धर्म में नए परिवर्तन स्थापित किए गए और जिनमें बौद्ध धर्म में जो ढील दी गई और जो नया धर्म स्थापित किया है बौद्ध धर्म में, नए धर्मों को मानने वाले, उनको महायान की कैटेगरी में रखा गया। जो बौद्ध धर्म वैसे हैं उनको आपको मिलेंगे हीनयान वाले पाली भाषा में। वहीं पर यदि आप हीनयान महायान में जाएंगे तो आपको संस्कृत भाषा में उसके कुछ ग्रंथ देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कुछ डिफरेंसेज हैं। तो उन्हीं में से जो महायान वाला जो दोस्तों दृष्टिकोण है, आप वहाँ पे देखेंगे कि जो महायान है, महायान में पत्थर की काटी हुई गुफाएं, वे गुफाएं जो कि महायान को समर्पित हैं बौद्ध धर्म के, उनकी गुफाएं हमको प्राप्त होती हैं कर्नाटक से। अगला जो दोस्तों पॉइंट है कि प्राचीन भारत में प्रयुक्त जो लिपियों की संख्या है ललित विस्तार में कितनी बताई गई हैं? एक बहुत ही फेमस बुक है दोस्तों ललित विस्तार। इस ललित विस्तार में जो इनकी संख्या निर्धारित की गई दोस्तों, वो निर्धारित की गई है 64। लिपियों की कुल कितनी संख्या बताई गई है दोस्तों? 64। इंपॉर्टेंट है, इपिग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दोस्तों जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रयुक्त लिपियों की संख्या ललित विस्तार में कितनी दी गई है। तो या फिर क्वेश्चन यही घुमा के पूछ देगा आप कि प्राचीन भारत की किस पुस्तक में लिपियों की कुल संख्या 64 दी गई है, तो ये ललित विस्तार में दी गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत की उपलब्ध लिखित सामग्री है, ये मुख्यतः किस पर लिखी गई हैं? तो प्राचीन भारत में जो मुख्यतः हमको लिखित सामग्री, रिटन एविडेंस मिलते हैं, इट इज़ फाइंडिंग ऑन द भुर्ज पत्र। भुर्ज पत्र के ऊपर दोस्तों क्या किया गया है? इनको लिखा गया है। आपको सभी लोगों को पता होगा कि फॉर द रिटन एविडेंस लिखने के लिए कई सारे माध्यमों का प्रयोग किया गया। हम आप सिंपली जानते हैं, ताम्र चीज़ों को जानते हैं, ताम्र पत्र जिसको बोलते हैं, या फिर शिलालेख या फिर अभिलेख हम लोग जानते हैं, जिस पर क्या किया गया है? लिखा गया है लेख। लेकिन उसके अलावा भी भुर्ज पत्र हुआ और कई सारे ऐसे मेथड्स हैं दोस्तों जहाँ पे लिखने का काम किया गया एज ए इंस्क्रिप्शन के रूप में। तो उन्हीं में से जो प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं प्राथमिक एज ए प्राइमरी सोर्स के रूप में दोस्तों, वो मिलते हैं हमको भुर्ज पत्र के ऊपर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगला जो पॉइंट है कि शिला पर कोरे गए अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आप लोगों ने धौली का नाम सुना होगा दोस्तों। धौली किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से कौन सी मेजर फाइंडिंग हुई है, आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है भाई। जब हम लोग एक एक करके डायनेस्टी वाइज चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आर्कियोलॉजिकल चीज़ें जो वहाँ से पाई गई हैं स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम चीज़ों को देखेंगे। पर यहाँ पे पॉइंट ये है कि शिला पर, शिला मतलब पत्थर पर कोरे गए अशोक के अभिलेख कहाँ पर पाए गए हैं? स्तंभ पर नहीं, पत्थर पर सीधा पूछ रहा है। तो ये पाए गए हैं धौली में। वहीं पर अगला प्रश्न है कि नागनिका किसकी रानी थी? तो नागनिका रानी थी सातकर्णी की, गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो रानी थी ये थी नागनिका। इनका एक इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। रानी नागनिका का एक इंस्क्रिप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम के। तो बताइए भाई वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है? अब जब सातकर्णी की बात आ गई है तो सातकर्णी हैं सातवाहन राजवंश। किस राजवंश के हैं? सातवाहन राजवंश के। तो जैसे ही सातवाहन राजवंश आता है आपको ध्यान में होना चाहिए कि सातवाहन
साम्राज्यिक राज्यों में, साम्राज्यिक स्थिति में एकमात्र ऐसा राजवंश हमको देखने को मिलता है जो कि मातृसत्तात्मक था, अर्थात यहाँ पर समाज महिला प्रधान था, न कि पुरुष प्रधान। आपको वैदिक काल से लेके बाकी जो चीज़ें मिलेंगी वो पितृसत्तात्मक देखने को मिलेंगी, लेकिन जो आपका सातवाहन काल है वो आपका मातृसत्तात्मक है। इसका पता कैसे चलता है? मुख्यतः कि जो भी शासक आपको दिखेंगे सातवाहन में, उन शासकों के मुख्यतः नामों के आगे उनकी माताओं के नाम देखने को मिलते हैं। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, मतलब माता गौतमी का पुत्र सातकर्णी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, तो माता वशिष्ठी का पुत्र पुलमावी। तो ये सब दर्शाते हैं, आपको शो करते हैं कि जो काल था वो क्या था? मातृसत्तात्मक था। एक और काल है मातृसत्तात्मक, वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, उनको देख के पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो भी क्या था? मातृसत्तात्मक था। आपके एग्जाम में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था ये कौन सा प्रधान समाज था? मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था, क्या था? तो ये क्या था? मातृसत्तात्मक था। तो ये सभी चीज़ें आपको पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान में रखनी होंगी, एक एक चीज़ों को क्लियर करना होगा। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है कि गांधार शैली के शिल्प कहाँ से पाए गए हैं? ये दोस्तों जो चारसद्दा है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये इंडिया के बाहर है। कहाँ पे है ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। हर एक पॉइंट्स हम लोग टॉपिक वाइज क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी इंपॉर्टेंट जितने भी बुक्स थे उनको कवर किया एक वीडियो में, लगभग 200 प्लस बुक्स और उसके राइटर्स ऑथर्स कौन है रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी, उसको डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड एविडेंसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोग एक बार करेंगे क्या कि जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट हैं जो इंपॉर्टेंट जो पूछी जाते हैं कि सिचुएटेड कहाँ पे, इनका लोकेशन क्या है, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। खैर आपको ये बताना है कि चारसद्दा कहाँ पर स्थित है वर्तमान समय में, और चारसद्दा फेमस किस लिए है? गांधार शैली के, गांधार जो स्टाइल है उसके शिल्प के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो छदंत जातक है इसकी कथा हमको किस स्तूप में दिखाई देने को मिलती है? तो जब भरहुत स्तूप आप देखेंगे दोस्तों, तो भरहुत स्तूप में हमको उसके डिपिक्शन में दोस्तों हमको छदंत जातक की कथा दिखाई देती है। जातक क्या है? जातक कथाएं क्या हैं? तो भगवान बुद्ध की पूर्व की जो जन्म की कहानियां हैं उनको हम लोग जातक के रूप में जानते हैं, और ऐसी मान्यता है कि 549 जातक कुल अभी तक माने जाते हैं, और उन्हीं में से कई सारे जातक हैं, अपनी शिवी जातक है, छदंत जातक है, तो कई सारे ऐसे जातक है दोस्तों हमको जो दिखाई देते हैं। उन्हीं में से दोस्तों जो छदंत जातक है वो हमको भरहुत के ऊपर दिखाई देता है, भरहुत स्तूप के ऊपर। अगला है दोस्तों कि चोल काल किस लिए प्रसिद्ध है? किस धातु कला के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो चोल काल प्रसिद्ध है कांस्य शिल्प के लिए, अर्थात चोल काल में आप देखेंगे तो कांस्य से बनी हुई मूर्तियां एवं कांस्य से बने हुए स्कल्पचर्स और कई सारे जो फाइंडिंग्स हैं हमको चोल काल में दिखाई देते हैं। इसलिए जो चोल काल है, जो चोल टाइम पीरियड है, वो आपको कांस्य शिल्प के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। इसके अलावा दोस्तों एलिफेंटा की जो मूर्तियां हैं, देखिए अजंता केव था, उसी प्रकार एलिफेंटा केव है, एलोरा केव है। दोस्तों जो एलिफेंटा केव है इनमें कई सारे हमको स्कल्पचर मिली हुई हैं, मूर्तियां मिली हुई हैं। तो ये मूर्तियां किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो एलिफेंटा केव की जो मूर्तियां मिली हैं दोस्तों ये मुख्यतः फेमस है आपके भगवान शिव के लिए। किसके प्रसिद्ध हैं? भगवान शिव के लिए। वहीं पर दोस्तों अगला प्रश्न है कि वीणा बजाते हुए कौन से शासक की मुद्रा हमें प्राप्त हुई है? न्यूमिस्मेटिक्स क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, आप सभी जानते होंगे। वीणा वादन प्रकार की मुद्रा कह लें, अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा कह लें, जो फेमस मुद्राएं हैं यह गुप्त शासक समुद्रगुप्त की हैं। किसकी हैं भाई? गुप्त शासक समुद्रगुप्त की हैं। समुद्रगुप्त का दो और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं भैया कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इसके अलावा समुद्रगुप्त से क्वेश्चन पूछता है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है यह किसका अभिलेख है, किसकी प्रशस्ति है भैया? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है ये आपका समुद्रगुप्त का है। किसका है? समुद्रगुप्त का। ठीक है। इसके अलावा अब बात प्रयाग प्रशस्ति की आ गई है तो ये भी जान लीजिए कि प्रयाग प्रशस्ति लिखा किसने है? हरिसेन ने लिखा है। किसने लिखा है? हरिसेन ने। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति पर 3 शासकों के अभिलेख हमको देखने को मिलते हैं। केवल और केवल आपका समुद्रगुप्त का अभिलेख नहीं, उस पर 3 राजाओं के अभिलेख हैं। एक आपका सबसे पहले अशोक का मिलता है,
फिर हमको आपके समुद्रगुप्त का मिलता है और लास्ट में हमको जहांगीर का अभिलेख मिलता है। तो कुल 3 शासकों के अभिलेख मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त का, उस पर किन राजाओं के अभिलेख मिलते हैं, या फिर पूछ देगा आप दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से शासक का अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलता। जब आपको 3 का पता होगा तभी तो आप चौथा हटा पाएंगे। तो पहला अशोक, दूसरा समुद्रगुप्त और तीसरा जहांगीर। लिखा किसने? हरिसेन ने इसको प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो कासारपण और पण हैं ये आहत सिक्कों के क्या हैं? प्रकार हैं। पंचमार्ग क्वाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, उन्हीं में कासारपण और पण नामक सिक्के होते थे। तो प्रश्न ये है कि जो ये पंचमार्ग क्वाइन है, कासारपण और पण, इनका मानक वजन कितना है? एवरेज आपका वेट कितना है दोस्तों? तो ये जो सिक्के नापे जाते हैं, तौले जाते हैं, ये ग्रेन में नापे जाते हैं। ग्रेन कितने ग्रेन के हैं? तो ये जो सिक्के थे कासारपण एवं पण, इनका जो अनुपात था, मानक वजन था, ये था 48 ग्रेन का, 48 ग्रेन का। और आज का जो सबसे लास्ट का क्वेश्चन वो ये है कि कुषाण काल के स्वर्ण दिनार का वजन कितना था? तो कुषाण काल में दोस्तों जो स्वर्ण मुद्राएं चलती थी उनको एज ए स्वर्ण दिनार भी बोलते थे। और इस स्वर्ण मुद्राओं का, स्वर्ण दिनार का जो वजन था दोस्तों, मानक वजन था 124 ग्रेन, 124 ग्रेन। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने आज के इम्पॉर्टेंट पहले सेगमेंट में, पहले वीडियो में, जो कि आर्कियोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पे था, हमने उसको चर्चा किया, हमने उसको जानने का प्रयास किया, डिटेल वे में हम लोग चीज़ों को डिस्कस किया। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी कोई क्वेरी या फिर कोई सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और अन्य दोस्तों के दोस्तों हमारे चैनल पर जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।